नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल जो पिछले 4 साल से अधिक वर्षों से हमारे देश में जो है भारतीयता के माहौल को लाने के लिए जो कोशिश अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से कर रहा है, उसका असर यह है कि भारत के ही अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर या जिसको बोलते हैं ये इंडियन डायस्पोरा, वहाँ भी इस बात की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं कि भारतीय अवाम ताकत दल जो ये प्रयास कर रहा है सभी भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी एकता और भावनात्मक एकता भी और साझी सोच, साझी समझ और साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझा इतिहास, इसके लिए जो प्रयास कर रहा है। साझा जब साझा इतिहास की बात की जाती है तो ये विखंडनकारी ताकतें कभी मुगलों का वो उनको आक्रांता बोल करके लाते हैं, कभी ऐसे तैसे लाते हैं। तो ये विखंडनकारी सोच इनकी है और जो कि अपने इतिहास में वो जो है अपने भूतकाल के इतिहास में पिक एंड चूज करके विखंडनकारी मानसिकता से हमारे वर्तमान जो भारतवर्ष है जो कि एक संवैधानिक इकाई है, इसके ताने बाने को तहस करने में लगे हुए हैं। भारतीय अवाम ताकत दल इनकी पहचान करवा रहा है। दुर्भाग्य इस देश का है कि हमारी आवाम जो है मैंने इनको ये नहीं पहचान नहीं पा रही है अभी काफ़ी तादाद में। मैंने कुछ लोग तो पहचाना शुरू कर दिया, इस बात नहीं है। कुछ लोग इनकी फितरत को पहचाना शुरू कर दिए हैं, जनता में आक्रोश भी है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर इनको पहचानने की जरूरत है कि ये हमारे भारत देश के और हमारे भारतीय समाज के कितने खतरनाक ये तत्व हैं और शत्रु हैं। लेकिन भारत के बाहर भी इस तरह की अनुभूति हो रही है कि 1857 के बाद एक ऐसा प्रयास जो कि पूरे देश में भारतीयता आधारित माहौल और वो माहौल में आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव, साझी सोच, साझी समझ, साझी संस्कृति, साझी
विरासत, साझा इतिहास, गंगा जमुनी तहजीब, इसके आधार पर आधारित और हमारे संविधान, भारतीय संविधान पर आधारित इस माहौल को लाने की जरूरत है। अब देखिए, जरा इसको पहचानने की जरूरत है। भारतीय आम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा के लिए कोशिश कर रहा है, वोट की बात नहीं करता है। और ये दूसरी ओर ये ताकतें हमेशा वोट सत्ता के का ही खेल करती रहती हैं, वो भी समाज को विखंडित करके। और वो ताकतें जो है भारतीय आम ताकत दल का नाम तक लेने में माने इतनी कायरता है उनकी। कायरता किस लिए है उनकी? कि उनके पास नैतिक बल नहीं है, तो नैतिक साहस नहीं है, तो वो नाम नहीं लेते हैं। वो घुमा करके इनडायरेक्टली बाय इंसिनुएशन, ऐसे कोई लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं, कुछ जो है सांसद, इसके लोकसभा के सांसद बीजेपी के बोलते हैं कि कुछ यूट्यूब पर कुकुर मुत्ते बैठ गए हैं। इस प्रकार से उनकी भाषा निकलती है, नाम नहीं लेते हैं, इसलिए कि उन्होंने नैतिकता खो दी है, नैतिक साहस खो दिया है। यदि भारतीय जनता दल की पूरे देश को अपने भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक करना गलत है, तो सामने आओ ना भैया, सामना करो। माने नैतिकता और विचारों, तर्कों के आधार पर बात करो ना। और ये चीज जनता पे छोड़ दो, जनता फैसला करेगी कि मैं जो कह रहा हूं या आप जो कह रहे हैं उसके लिए और इस देश के लिए काम की चीज कौन है। लेकिन नहीं, एक मंडली है, पत्रकारों की मंडली, जो कि इस देश की सबसे अभिशाप वाली जो पार्टी है, वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का या उसको कांग्रेस कहते हैं, उसकी जो है वो चमचा मंडली कह लीजिए, चाहे भाट मंडली कह लीजिए, वो बराबर कहती है कि भारतीय जनता दल को रोकना है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि देश में भारतीयता आधारित एकता है, इसको रोकना है। लेकिन वस्तुतः ही इसको देखिए, सवाल इस बात का है, ये तो रोकेंगे ही, ये तो इसलिए रोकेंगे कि इस देश में एकता न आए, ये तो रोकेंगे कि इस देश में भारतीयता आधारित भाईचारा न आए। ये ताकतें, जैसे मतलब कि ये जो लुटियन गैंग है पत्रकारों का, जिसमें कि वो रवीश कुमार से शुरू होता है, तमाम उसमें जो है वो करीब 42-43 या 40-45 करके पत्रकार हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में भारतीयता के आधार पर एकता हो, भारतीयता के आधार पर आपसी भाईचारा हो, भारतीयता के आधार पर आपसी सद्भाव हो, इत्यादि हो। तो ऐसे लोग तो हमेशा कहेंगे ही, और उनका बहाना रहेगा कि लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो जिस तरह का लोकतंत्र ये सब बनाए हुए हैं, इस मुल्क के लिए ऐसे लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, उसको खत्म होना ही होना है। और ये अपने लोकतंत्र को बल्कि भारत के बाहर ले जाएं। भारत को ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है कि जिसमें हमारे अवाम का इससे हो, मतलब कि उनकी चले, उनकी इच्छाओं के अनुसार। लेकिन इस लोकतंत्र में हमारी जनता की इच्छाओं हमारी जनता की इच्छाओं के अनुसार यह लोकतंत्र नहीं चलता है। कुछ चुनिंदा थोड़े से लोग पूरे माहौल को
जकड़े हुए हैं विभिन्न रूपों में, और वो जनता की इच्छाओं का प्रकटीकरण नहीं है। और किस तरह से जो है वो वोट मैंने हमारे भारतीय भाई बहनों से वोट बटोर ले जाते हैं, वोट छीन ले जाते हैं, वही जातिवाद के आधार पर। जातिवाद एक ऐसा खतरनाक दृष्टिकोण है कि ये जानते हुए कि अमुक व्यक्ति जो है इस समाज का कोढ़ है, इस समाज का दुश्मन है, लेकिन उस समझ पर, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पर जो है पूरा जो है वो बादल घेर लेता है, या उसको आच्छादित कर देता है कि बस ये हमारी जात का है। तो इस तरह की सोच जो है वो कितना खतरनाक है इस मुल्क के लिए। और सबसे ऊपर जो है जब ये संविधान कह रहा है कि आपकी जाति संप्रदाय के आधार पर पहचान आपकी खत्म हो गई, आपकी एक ही पहचान है भारत के संविधान के अनुसार कि आप भारतीय हैं। लेकिन हाँ, जो राजनीतिक दल आज तक ये बताए तक नहीं है अपने देशवासियों को कि हमारा जो वास्तविक और संवैधानिक जो वजूद है, जो पहचान है, वो सिर्फ जो है वो भारतीय के रूप में है। इन्होंने हमेशा जो है विखंडनकारी जो है पहचान पर ही जोर दिया ताकि उसी पहचान के आधार पर ये जातिवाद कर सकें। तो ये भारतीय जनता दल का विरोध कर रहे हैं और उसको रोक रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस भारतीय जनता दल को रोकना है, और कई धमकियां आती हैं। इससे भी हमारे भारतीय भाई बहन अच्छी तरह उनको पहचाने कि जो राजनीतिक दल जो ऐसे तत्व जो है वो यानी जो कि इस देश में भारतीयता आधारित भाईचारा, जिसे भारतीयता आधारित भाईचारा पसंद न हो या उससे दुश्मनी रखता हो, जो इस देश में भारतीयता आधारित जो है सद्भाव से दुश्मनी रखता हो, जो भारतीयता आधारित जो है वो अखलाक मोहब्बत से दुश्मनी रखता हो, तो वो तत्व इस समाज के लिए, हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है, इसको समझने की आवश्यकता है। वो कोई शायद मोदी महोदय के खेमे का कोई पत्रकार, अब नाम तो नहीं याद आ रहा है, कह रहा था कि यूट्यूब वाले सर बराबर ये कहते हैं कि ये मोदी महोदय राहुल गांधी को बचा रहे हैं, राहुल गांधी को बचा रहे हैं, तो साबित करके दिखाएं। इन पत्रकारों को जवाब देना भारतीय जनता दल बिल्कुल मुनासिब नहीं मानता, और वो उनके कथन इस लायक भी नहीं है कि उन पर कोई टिप्पणी की जाए। लेकिन उनके इस तरह से कहने के विषय में वो किस तरह की मानसिकता से ग्रसित हैं और किस तरह की मानसिकता लिए हुए हैं, और खास करके जिसके लिए माहौल बनाते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है, इसको जानना हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जो वो कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है ये साबित करके दिखाएं कि मोदी महोदय राहुल गांधी को कहाँ बचा रहे हैं, किस तरह से बचा रहे हैं। एक संस्कृत में कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मतलब जो चीज प्रत्यक्ष है, सामने दिख रही है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अब कोई नजरिया, कोई दृष्टिकोण, कोई आंख उसको न देख पाए तो दोष आंख का है। तो ऐसे पत्रकारों को बस भारतीय जनता दल यही कहना चाहता है कि डोकलाम के मुद्दे पर आज से 4 साल पहले, यानी दो तीन चीज बस देख लीजिए।
डोकलाम के मुद्दे पर आज से 4 साल पहले, डोकलाम क्षेत्र किस में आता है? भूटान में। वहां पर जो है कुछ सड़क वगैरह इत्यादि की आधारभूत सुविधा बनाने के लिए चीन की सेना वहां पर आ गई, बुलडोजर जेसीबी वगैरह लेकर के। और चूंकि भूटान की जो कि भूटान के रक्षा की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व जो है भारत सरकार के ऊपर है, तो भारत की भी सेना जो है सामने आकर डटी और यह आमने सामने दोनों देशों की सेनाएं करीब 2.5 महीने से ऊपर आमने सामने वो डटे रही। उस दौरान इस बात की आशंका भी थी कि आशंका थी कि ऐसा न हो कि दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए। ऐसे नाजुक वक्त में ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छिपे रात के अंधेरे में मिलता है और शुरू में वो झूठ भी बोलता रहा कि वो नहीं मिला है, लेकिन जब काफी उसको घेरा गया लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, अन्य के द्वारा, तब जाके कबूला को मिला है। अब यह देश और हमारे देश की आदरणीय माने भारतीय अवाम ये मोदी महोदय से पूछना चाहती है कि आज तक आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराया कि आखिर ये राहुल गांधी, ये इतना बड़ा गद्दार राहुल गांधी उस नाजुक और खतरनाक दौर में जबकि दुश्मन चीन की सेना हमारी भारतीय सेना आमने सामने डटी हुई थी, किसी समय युद्ध छिड़ सकता है इसकी आशंका भी थी, उसमें दुश्मन चीन के राजदूत से मिलकर के हमारे देश की कौन सी संवेदनशील सूचनाएं, कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं दुश्मन चीन के राजदूत से साझा किया, ये मोदी महोदय ने आज तक जांच क्यों नहीं कराई? तो यही बात उस पत्रकार से भी पूछना है कि क्या आपको नहीं दिखता है किस तरह से देश की सुरक्षा से संबंधित और भी संवेदनशील नाजुक मामले पर मोदी महोदय ने सिर्फ इसलिए जांच नहीं करवाई कि वो गद्दार राहुल गांधी बेनकाब ना हो। तो ऐसे पत्रकार से भारतीय जनता दल पूछना चाहता है कि क्या इससे भी बड़ा प्रमाण आपको चाहिए कि किस तरह से मोदी महोदय इसे गद्दार राहुल गांधी को बचा रहे हैं। इनके बीजेपी के जितने भी नेता प्रवक्ता हैं ये बोलते तो हैं कि ये जो है डोकलाम के मुद्दे पर मिले थे, लेकिन किस समय मिले थे, किन परिस्थितियों में मिले थे, कितनी गंभीर परिस्थिति थी, क्या क्या उन्होंने जो है माने इस देश की जो है वो संवेदनशील सूचनाएं, सामरिक महत्व की सूचनाएं क्या क्या साझा किए हैं, उसके विषय में मोदी महोदय या उनकी सरकार ने जांच तक नहीं कराई। इस पर बीजेपी वालों की और बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं की और बीजेपी के सिपा सालार यूट्यूबर्स की, प्रदीप सिंह जैसे लोगों की घिघी बंद रहती है और वो उल्टा पूछते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है ये साबित करके दिखाएं कि किस तरह से मोदी जी इसे गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं। तो इससे हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, प्रदीप सिंह जैसे पत्रकारों की मानसिकता को सिर्फ प्रदीप सिंह ही नहीं, जिसके लिए माहौल बनाते हैं, जिसके वो अंधभक्त हैं, तो उनकी मानसिकता को जरा देखिए कि मोदी महोदय डोकलाम के मुद्दे पर ये गद्दार राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से जब मिलता है, आज तक उन्होंने जांच नहीं कराई।
जबकि जबकि इतना देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक संगीन संजीद था मामला। तो मैंने देश की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ भी किया मोदी महोदय ने, और वो भी खिलवाड़ किस लिए किया? सिर्फ जो है राहुल गांधी को बचाने के लिए, ताकि वो बेनकाम ना हो। उसको उल्टा प्रदीप सिंह जैसे लोग कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है साबित करके दिखाएं कि मोदी जी जो है गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं। और इसी तरह से और भी हैं। 2008 में जो है यही राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करता है। हालांकि दो देशों के बीच में माने दो देशों के सरकारों के बीच में समझौता होता है, राजनीतिक पार्टियों के बीच में नहीं। ये देखिए खुराफात। तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से और इस देश की जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। वुहान एक शहर है वो माने चीन का, और उसकी गवाही के रूप में ये गद्दार सोनिया गांधी भी थी, और उधर से शी जिनपिंग जो कि इसमें राष्ट्रपति है उसमें वो उपराष्ट्रपति था। तो दोनों की गवाही के रूप में दस्तखत हैं उस समझौते पर। और उसके एवज में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस गद्दार राहुल गांधी को $800 मिलियन दिया, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए। अब ये मोदी महोदय ने आज तक ये जांच नहीं कराई कि आखिर किस तरह का समझौता है, कि आखिर ये गद्दार राहुल गांधी अपने दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से किस तरह का समझौता किया है। उस समझौते में है क्या? कौन सी बातें जो है हमारे देश के लिए खिलाफ है और खतरनाक है? इसकी भी जांच मोदी महोदय ने इसलिए नहीं कराई कि उनको जो है देश की सुरक्षा की कीमत पर भी इस गद्दार राहुल गांधी को बचाना है। तब भी प्रदीप सिंह जैसे लोगों को यह दिखता नहीं है कि किस तरह से मोदी महोदय इस गद्दार राहुल गांधी को बचा रहे हैं। और ये जांच न करके मोदी महोदय, अमित शाह महोदय जो है वो एक कृत्रिम, एक दिखावा, पाखंडी कार्रवाई क्या करते हैं, उसका एफसीआरए माने कि जब भी विदेश से मुद्रा आप मंगाते हैं तो फॉरेन करेंसी कंट्रोल रेगुलेशन एक कानून है कि जब भी विदेश मुद्रा मंगाते हैं तो उस पर एफसीआरए लगता है। तो एफसीआरए का लाइसेंस जो है मोदी महोदय या उनके गृह मंत्री, शायद इनके अमित शाह ने उसका कैंसिल कर दिया है, राजीव गांधी फाउंडेशन का। लेकिन जो जांच कराना था, जो देश की सुरक्षा से संबंधित विषय था, उस पर जांच नहीं कराया मोदी महोदय ने, सिर्फ उस गद्दार राहुल गांधी को बचाने की खातिर। ऐसा आदमी कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देशभक्त हैं, सबका साथ सबका विश्वास। कैसे विश्वास होगा? तो इस संबंध में कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से बात उठाते हैं कि भाई कि साबित किया जाए कि किस तरह से जो है मोदी महोदय राहुल गांधी को बचाते हैं। और वही राहुल गांधी अपने सेनाध्यक्ष को, यानी जो बिपिन रावत थे, जो कि बाद में सीडीएस बने थे, जब वो सेनाध्यक्ष थे, उनको सड़क का गुंडा कहलवाता है ये राहुल गांधी। और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तब भी जो है मोदी महोदय को राहुल गांधी गद्दार नहीं दिखता है।
तो सारे देश के गद्दारों को पालने वाले मोदी महोदय आज वो राष्ट्रवादी बने हुए हैं। और मणिशंकर अय्यर गया था ना पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के हुक्मरानों से कह रहा था कि आप मेरी मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए। वह भी एक फैकेट था, एक बहुत बड़ा छलावा था। छलावा ये था, और शायद किसी एपिसोड में बताया भी गया था कि इस तरह की बात तो उड़ाई गई, दिखाई गई। असल में उसके पीछे मकसद ये था कि उन दिनों पाकिस्तान में कोई वकील थे जो कि लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट लगाए थे, याचिका लगाए थे कि भगत सिंह की फाइल को दोबारा खोला जाए और ओपन किया जाए। तो यदि भगत सिंह की फाइल यदि हाई कोर्ट में फिर से खुलेगी तो उसमें ये साबित होगा कि किसकी गवाही से वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो फिर ये भी राज खुलेगा कि एक शोभा सिंह करके था, उसी की गवाही से हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी। और उसी शोभा सिंह के रिश्तेदारी में सब आते हैं। खुशवंत सिंह आता है। खुशवंत सिंह बहुत चहेता किस्म का पत्रकार था उस गद्दार इंदिरा गांधी का। और फिर उसी की रिश्तेदारी में शोभा सिंह के यही बने रिश्तेदारी में या उनके कुछ पोता पोती रहे होंगे, जो भी है, वो केपी सिंह, जो कि एक बहुत बड़ा रियल इस्टेट है, क्या कहते हैं उसको, डीएलएफ बहुत बड़ा रियल इस्टेट जो जिसने खड़ा कर दिया, उसका मालिक है वो केपी सिंह। तो ये सब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़वा करके देश के साथ गद्दारी करके इस गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार जीएनपीसी की छत्र छाया में बड़े बड़े जो है वो उद्योगपति हो गए, मालामाल हो गए। ये सारी बातें वो देश के सामने आती। तो वो जो है मणिशंकर अय्यर जो वहां गया था, तो ये तो एक पाखंडी एक दिखावा था कि वो ये बोलने गया था कि मेरी सहायता करिए मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए। ये नहीं था, मकसद ये था कि वो जो है जो वकील थे वहाँ के पाकिस्तान के जो कि लाहौर हाई कोर्ट में याचिका लगाए थे भगत सिंह की फाइल को दोबारा खोलने के लिए, उस केस को दबाने के लिए कि यदि वो फाइल खुल जाती तो फिर ये पूरी कांग्रेस का और इंदिरा गांधी का और जो सारे गद्दार जिनकी गवाही से शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, उनके रिश्तेदार किस तरह से मालामाल हो गए और इतना बड़ा जो है उद्योग और या रियल एस्टेट खड़ा कर दिया। तो उससे भी जीएनपीसी की कांग्रेस की गद्दारी पूरे देश के सामने आती है। तो उसी को दबाने के लिए क्या था ये मणिशंकर अय्यर। और मणिशंकर अय्यर का चरित्र ये भी है कि 62 की लड़ाई में देश को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बन जाने, अरे पूरी जीएनपीसी वो गद्दारों की ही पार्टी है। हमारे लोग वो भूल जाते। ये मणिशंकर वही है कि जब ये पढ़ता था वो लंदन में 62 की लड़ाई में चीन के पक्ष में जो है वो माहौल बना रहा था और चंदे जो है वो इकट्ठा कर रहा था, वो चीन के लिए, दुश्मन चीन के लिए। ये वो शख्स है। तो खैर, तो भारतीय जनता दल को इसमें कोई साबित नहीं करना है कि मोदी जी किस तरह से इसे गद्दार राहुल को बचा रहे हैं। बस हमारी जनता को बस समझना है। प्रदीप सिंह जैसे लोग वो बचा नहीं पाएंगे मोदी जी को। मोदी जी को और मोदी जी के इस कृत्य को बचा नहीं पाएंगे। जो ये देश के खिलाफ ये पाप कर रहे हैं मोदी जी, पाप कर रहे हैं जो राहुल गांधी जैसे गद्दारों को पाल करके। ये बीजेपी वाले और मोदी महोदय
किस तरह का माहौल बनाए हैं? माहौल ये बनाया है कि इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी जीएनपीसी, जिसके विषय में कई बार चर्चा है कि आज की तारीख में 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ का लूट करके काला धन है विदेशों में। और माहौल क्या बनाया है कि इतने बड़े खतरनाक या इतने बड़े स्तर की जो है लुटेरी जो है जीएनपीसी का राहुल गांधी, वो मोदी महोदय को बोलता है कि चौकीदार चोर, और मोदी महोदय बड़े आराम से जो है उसको स्वीकारते हैं। और उसकी प्रतिक्रिया में पूरी बीजेपी 12 करोड़ इनके यानी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनकी गिग्गी बंद रहती है। इतना भी नैतिक बल नहीं होता है कि भाई इस देश के सबसे बड़े डकैत तो तुम हो, तुमको कहां से नैतिक अधिकार मिल गया जो है कि किसी और को या मोदी महोदय को चोर बोलने का? डकैत तो तुम हो। तो ये नैतिक बल नहीं है बीजेपी में इन डकैतों के आगे। बल्कि मोदी महोदय ने क्या किया कि एक फौज खड़ी कर ली। सभी कहने लगे कि हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। ये कायरता है देश के, ये बीजेपी के मोदी जी की कायरता है देश के लुटेरे और देश के अभिशाप के सामने। ये माहौल है ये बीजेपी का। और ये देश जानता है कि ये जीएनपीसी जो है, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कांग्रेस जो है, इस देश की कितनी बड़ी गद्दार पार्टी है। इसका नेहरू जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस के साथ तो जो गद्दारी तो किया ही, देश के साथ क्या किया कि हमारी जमीन जो है दुश्मन चीन को अक्साई चीन के रूप में जो कि 42,000 वर्ग मील वो दे दिया। और ये तो यानी सन 62, लेकिन सन 62 के पहले ही सन 1959 में ही हिंदी चीनी भाई के नाम पर जो है चीनी सेना को घुसवाया भारत में या नेपाल में। तिब्बत जो है भारत में मिलना चाह रहा था, उस तिब्बत को थमा दिया चीन को। और चीन ने 80 लाख हमारे जो है जो तिब्बती लोग और जो कि काफी बौद्ध हैं, उनका नरसंहार करके वो कब्जा किया। और उस नरसंहार के पहले इसने यही गद्दार नेहरू, इस देश का सबसे बड़ा गद्दार था नेहरू, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया। बीच में रोक दिया था, सलाह दिया चीन को कि अभी तुम तिब्बत पर कब्जा करना बंद कर दो, इसलिए कि तुम जो है वो नरसंहार करोगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सदस्यता मिलने में दिक्कत आएगी, इसलिए कि सब विरोध करेंगे ब्रिटेन और अमेरिका। तो अभी शांत हो जाओ, हम तुमको उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवा देते हैं, इसके बाद तुम कब्जा करना। उसने वही किया। चीन की यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने जब चीन पे कब्जा किया 10 करोड़ लोगों की हत्या करके, तो इस कम्युनिस्ट पार्टी का चीन में वही हाल था जो कि इसमें तालिबान का वो अफगानिस्तान में है। यानी सभी देश उससे दूरी बनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना तो बहुत दूर की कौड़ी। तो वो पूरी दुनिया का अछूत बन गया था। जिसमें ये तालिबान जो है अफगानिस्तान में जो कब्जा किए हुए है, पूरे एक वैश्विक अछूत यानी इंटरनेशनल परिया ये बना हुआ है। वही हाल जो है चीन की थी, चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में 10 करोड़ लोगों का नरसंहार करके वो कब्जा किया था। तो
नरसंहारी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलवाया और तब कहा कि अब सदस्यता मिल गई है, अब तुम कब्जा करो जो है वो तिब्बत के ऊपर। ये गद्दारी है। और उस चीनी सेना के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चावल भेजा और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी जो सीट होती है वीटो पावर वाली, वो भारत को मिली हुई थी, भारत को मिलने वाली थी, उसको भी ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने दुश्मन चीन को थमा दिया। इस स्तर का गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू इस देश का, जिसको कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपने देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में तौबा था। तो इसकी गद्दारियों की कहानियां अनंत हैं। आज बीजेपी ने जो माहौल बनाया हुआ है, इस स्तर की गद्दार जीएनपीसी वो उल्टा सवाल करती है कि मोदी जी ने चीन की सेना को घुसवाया, मोदी जी हमारी भारतीय सेना को पिटवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये उल्टा जो आरोप ये सब जीएनपीसी के नेता प्रवक्ता जब लगाते हैं, तो बीजेपी के लोग जो है भीगी बिल्ली की तरह बिल्कुल उनकी घिघी बंद हो जाती है। एंकर जो रहता है, जो टीवी का जो एंकर होता है, उसकी भी घिघी बंद हो जाती है। वहां पर जो लोग श्रोतागण है, ऑडियंस, उसकी भी घिघी बंद रहती है। पता नहीं कैसे कैसे ऑडियंस और किस मानसिकता के लोग जो है वहां पर बैठे रहते हैं। वो भी नहीं कहते हैं भाई गद्दार तो ये है, इसका नेहरू है, इसको कैसे अधिकार मिल गया कि ये कहने का कि वो चीन की सेना भारत में घुसी और जो है और भारत की जमीन को कब्जा किया। तो इस तरह का माहौल कायरता किसके सामने? गद्दारों के आगे, गद्दारों के सामने कायरता का माहौल ये बनाए हुए हैं बीजेपी वाले और मोदी महोदय। ये है लुटेरे, यानी लुटेरे जो लुटेरे हैं, उनके आगे जो है कायरता का माहौल, वो आरोप लगाएंगे कि चौकीदार चोर है, मेरा 15 लाख रुपया लाओ, उल्टे। और बीजेपी वाले क्या बोलेंगे, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, कि हमने तो बहुत काला धन की मैंने बहुत जांच कर ली और कोई काला धन नहीं मिला इसका जीएनपीसी का। उसके सारे पापों को ये निकल जाएंगे। इस देश को लूटने वाली जीएनपीसी वो इनके ऊपर आरोप लगाएगी कि चौकीदार चोर है, तो इसको वो स्वीकारेंगे और उसमें एक जो है कायरतापूर्ण वो रास्ता अपनाएंगे कि ये एक तरह की फौज खड़ी कर देंगे जिसमें कि हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। किसके आगे? जो लुटेरा कितना, जो कि 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ काला धन लूटा है इस देश का, उसके आगे। और इसके नेता, बीजेपी के नेता जो है, वो बोलेंगे कि हमने जीएनपीसी के सारे काला धन का पता कर लिया और एक का भी पता और जो है नहीं, वो कुछ नहीं मिला। और देश को जानना चाहिए कि जो है जब ये यूपीए शासन के दौरान 2004 और 2014 के बीच में जो कि बीजेपी जो है वो विपक्ष में थी, इसने महीनों जो है संसद बंद कराया था, जो कि सारे घोटाले थे। 2G स्पेक्ट्रम का, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, और इसके बाद आदर्श सोसाइटी घोटाला, इसरो घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला,
कोयला घोटाला, कोई ऐसा नहीं, माने जमीन आसमान सब समय घोटाला। और वो घोटाला में 35 से लेकर 40 लाख करोड़ की लूट। उन सारे घोटालों पर सब बोलते तो हैं। इन मोदी महोदय को करीब जो है 9 साल जो है वो होने जा रहे हैं। सारे घोटाले उसके जीएनपीसी के मोदी जी निगल गए, उस पर गेंडुली मार के बैठ गए, उस पर जो है गिगी बंद है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है भैया कि इस गद्दार राहुल गांधी, डकैत जो है राहुल गांधी को बचाने का, बताएं ना, इससे बड़ा क्या है ये प्रमाण? क्या बात करते हैं? और हाँ, गद्दार कहना हुआ तो जब भी कोई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का इनको दिख जाता है, उसको गद्दार बोलने में जरा भी देर नहीं करते हैं। इस मानसिकता से काम करते हैं। कल एक टीवी चैनल में देख रहा था, प्रेम शुक्ला बैठा हुआ था, राधिका चोपड़ा भी बैठी हुई थी, वो जीएनपीसी वो कांग्रेस की ओर से। वसीम बकार से सवाल किया जा रहा था, जो असदुद्दीन ओवैसी बोला था कि हमारी भारतीय सेना पिट रही, कुछ ऐसे इन बातों पर। ये राधिका चोपड़ा जो है वो वसीम बकार को देशद्रोही और गद्दार कह रही थी, और प्रेम शुक्ला भी घुमा करके यही बात बोल रहा था। एंकर था वो आमिष देवगन, वो भी सुन रहा था, वो भी सुन रहा था। आमिष देवगन, प्रेम शुक्ला ये नहीं पूछ रहे हैं कि इस देश की गद्दार तो जीएनपीसी है, नेहरू है। इसको क्या, राधिका चोपड़ा को क्या अधिकार मिल गया किसी दूसरे को गद्दार कहने का? प्रेम शुक्ला और आमिष देवगन की यानी घिघी बंद थी। लेकिन मानसिकता जरा देखिए, यदि कोई इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबका का दिख जाए तो फट से उसको गद्दार बोल देते हैं। नेहरू को गद्दार नहीं बोलेंगे, एनपीसी को गद्दार नहीं बोलेंगे, ये बीजेपी वाले, चाहे प्रेम शुक्ला हो चाहे एंकर आमिष देवगन हो। ये मानसिकता है। और मौका देंगे इन गद्दारों को दूसरे को गद्दार कहने का। और माहौल देखिए, कोई राजस्थान जो है प्रदेश कांग्रेस का कोई नेता शर्मा करके है, उसका नाम तो ये नहीं याद आ रहा है। जब उससे पूछा गया कि भाई इस देश की जमीन तो नेहरू ने दिया, वो सरेआम बोल रहा है कि इस देश को तोड़ने वाली बीजेपी, इस देश को खंडित करने वाली बीजेपी, उसको क्या अधिकार है? बीजेपी के सामने बोल रहा था, वो एंकर भी तो उसके सामने बोल रहा था, और जो ऑडियंस बैठी थी उसके सामने बोला था। ना तो ऑडियंस, मतलब क्या नहीं, वो श्रोतागण, न तो बीजेपी का वो प्रवक्ता, न तो एंकर नहीं करें कि भाई देश को तोड़ने वाले तुम हो, देश को तुमने मारना है, तुमने इस देश की जमीन दी है तो दुश्मन को। तो हमारी भारतीय भाई बहन जरा समझे, इस तरह का माहौल, कायरता वाला माहौल जो है वो भी किसके आगे? देश के तोड़ने जीएनपीसी के आगे, देश को लूटने वाली जीएनपीसी के आगे, और देश की गद्दार जीएनपीसी के आगे कायरता वाला माहौल जो है, जो ये बनाए हुए हैं बीजेपी वाले और मोदी महोदय। यह किसी भी भारत के किसी भी देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को बर्दाश्त नहीं है, ना कबली बर्दाश्त। जो जिस तरह का ये माहौल बनाए हुए हैं, और इनका जो हिमांशु त्रिवेदी है, सारी मैंने जो है जीएनपीसी की गद्दारियों को, नेहरू की गद्दारियों को वो दीवार तो छू लेता है,
लेकिन कहता नहीं कि ये जेएनपीसी गद्दार है। अब जैसे कल एक यूट्यूब पर देखा गया, वो ये कह रहा है कि जिसमें देखिए वो सब आधी अधूरी बात रखते हैं ताकि असली जो खतरनाक बात है वह देश ना जाने। ये वाकया कब था? हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों को जानना बहुत जरूरी है कि देश बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस ने खुद पास किया हुआ है। यह सुधांशु त्रिवेदी से पूछा जाना चाहिए कि जब तुमको मालूम है कि इस देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस खुद पास किया हुआ है, तो तुम किस आधार पर जो है वो देश बांटने के लिए जिन्ना साहब को जिम्मेदार मानते हो, और किस आधार पर इस जेएनपीसी का समर्थन करते हो कि जो है देश जो है देश जो है वो जिन्ना के कारण बटा। और कभी कभी ये सब जेएनपीसी वाले तो बने इतना बड़ा जो पाप किया देश को बांटने का, तो वो आरोप इधर उधर फेंकते रहते हैं। कभी कभी जिन्ना साहब के ऊपर, तो कभी सावरकर के ऊपर, कभी आरएसएस के ऊपर, बस ऐसे ही। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय से ये पूछा जाना चाहिए कि महोदय, जब आप जानते हैं कि देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में और अपनी जो जनरल बॉडी में, दोनों में पास किया हुआ है, तो फिर वो कैसे और किस आधार पर, किस नैतिक आधार पर जो है ये देश विभाजन का इल्जाम किसी और के मत्थे वो मर सकता है? ये सवाल सुधांशु त्रिवेदी से भी और पूरी बीजेपी से भी और मोदी महोदय से भी पूछा जाना चाहिए। तो जिस समय ये कांग्रेस देश बांटने का प्रस्ताव पास कर रही थी, भारत विभाजन का प्रस्ताव पास कर रही थी, तो उसी कार्य समिति में थे खान अब्दुल गफ्फार खान। मैंने कई एपिसोड में मैं ये बताया हुआ है कि खान अब्दुल गफ्फार के 4 नाम हैं। मैंने इस नाम को छोड़ के 3 नाम और हैं, टोटल 4 नाम हैं उनके। खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान, सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी। तो जिसमें ये साफ हो गया कि अब ये कांग्रेस जो है देश को बांट रही है। उसी कार्य समिति की मीटिंग के दौरान ही खान अब्दुल गफ्फार खान या बादशाह खान जो है वहीं पर रो पड़े और काफी लताड़ लगाई इस कांग्रेस को कि इस कांग्रेस ने हमें उन भेड़ियों के हवाले कर दिया। तो वाकया क्या था? वाकया ये था कि जिस समय कांग्रेस जो है देश बांटने का, भारत विभाजन का प्रस्ताव पास कर रही थी, ये वाकया था। और जब ये तथ्य देश के सामने आता तो देश के लोग जानते ना, देश के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत विभाजन का असली अपराधी कौन है। असली अपराधी यही दोनों हैं, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। उसी को छिपाने के लिए जो है पूरी रचना है इस जेएनपीसी की, और उस रचना में पूरी भागीदारी है इस बीजेपी की, पूरी भागीदारी। तो सुधांशु त्रिवेदी ये नहीं कह रहा है कि वो उसमें वो खान अब्दुल गफ्फार खान तब रो पड़े जबकि कांग्रेस जो है देश बांटने का प्रस्ताव पास कर रही थी। यदि ये तथ्य हमारे सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों को मालूम पड़ जाए कि भाई कि देश को इसी ने बांटा है, तो देश बांटने वाली तो यही है। तो जिसने देश को बांटा है उसी का राहुल गांधी जो है एक पाखंडी जो है एक देश के सामने रख रहा है भारत जोड़ो। देश की जनता इसको नोच लेती, इसके साथ चलने के बजाय यदि पूरी जागरूकता होती कि कांग्रेस ने ही देश को बांटा है, हमारे देश के लोग जो है राहुल के भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के बजाय इनको नोच लेते, कालिक पोतते इसको कि तुमने जब देश को बांटा है
तुमको कहां से अधिकार मिल गया जो है वो भारत जोड़ो का? लेकिन सब करवा रही है बीजेपी और मोदी जी। इससे अधिक जो है, और फिर वो क्या कंटेनर 5 स्टार 3 स्टार की सुविधाओं से लैस, ये कौन करवा रहा है? बीजेपी और मोदी जी। एक ये मोदी महोदय के एक सिपा सालार यूट्यूबर हैं मनीष ठाकुर करके वो मैंने यूट्यूब चैनल है, उस पर कभी कभी एक पत्रकार आते हैं, सतीश मिश्रा जी जो तथ्य रखते हैं वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल यानी बेबाक है। इनमें कोई मतलब उसकी सत्यता पर तो कोई टिप्पणी है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि वो बता रहे थे कि बेरोजगारी हुआ, आर्थिक स्थिति हुई, और जो ये सब इस तरह का जो झूठ फैलाया कि मोदी महोदय जाकर के अडानी और ये अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं, उनका 10 लाख करोड़ माफ किया। उसके विषय में जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बताया कि नहीं, ये बैंकों ने माफ किया है, और एनपीए का पोर्शन था, और एनपीए जो है ये पाप किसका है? कांग्रेस वालों का, जीएनपीसी का। मतलब कि जब वो ये जाना जरूरी है कि यूपीए जब शुरू हुई थी 2004 में, तब एनपीए ये बैंक एनपीए वास्तव में होता है कि किसी वो लोन जो कि वापस नहीं हो रहा है बैंकों का, उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वो पूरे देश में बैंकों का 2004 में वो था 96,000 करोड़, और इस चीज को वो कम्युनिस्टों ने उठाया भी था इस मुद्दे को। तो 2004 के आसपास था वो 96,000 करोड़, और इसी यूपीए ने उस 96,000 करोड़ को जब यह 2014 में छोड़ी तो हो गया था 52 लाख करोड़। और ये एनपीए होता कि वास्तव में हमारे देश के लोग बहुत भोले हैं ना, ये इतनी बड़ी डकैत पार्टी है कि मैंने ये एनपीसी जो है क्या है कि इसके जो चालू बालू तिकड़मी किस्म के जो नेता वगैरह जो हैं, बैंक से लोन लिया, चुकता नहीं किया, फिर उसी बैंक से उसको रिस्ट्रक्चर करा करके, मान लीजिए उन्होंने 10 करोड़ रुपया लिया, 10 करोड़ दिया ही नहीं, फिर उसी बैंक से 20 करोड़ का लोन जो है रिस्ट्रक्चर करा कर लिया, तो 10 करोड़ जो उसका पहले वाला लोन था वो चुकता भी कर दिया, और 10 करोड़ उसको फिर मिल गया। फिर अगली बार उसी बैंक से 40 करोड़ का जो है वो जो लोन जो है उसको रिस्ट्रक्चर करा करके लोन जो है वो सैंक्शन कराया। 40 करोड़ में जो 20 करोड़ का लोन था वो चुकता किया, 20 करोड़ फिर मिल गए। तो उसने बैंक को कुछ दिया नहीं, एक बार 10 करोड़ और एक बार 20 करोड़ कमा लिया। तो इस तरह का तिकड़म है। तो इस तरह का तिकड़म हमारे भोले भाले जो भारतीय भाई बहन मुझे नहीं जानेंगे। ये एनपीसी इस देश की बहुत बड़ी तिकड़मी है, बहुत बड़ी लुटेरी है। तो ये बीजेपी वाले कभी भी वो बेनकाब नहीं करते हैं, बल्कि उनके आगे एक कायरता वाला माहौल, उल्टे वो आरोप लगाएगी और ये उस आरोप को झेलेंगे, बड़े बड़े आराम से इसको स्वीकारते हैं, वो भी एंकर के सामने। और पता नहीं कि किस मानसिकता के वो लोग और जो है श्रोतागण ऑडियंस भी लाते हैं कि वह भी जो है वो एक सवाल नहीं करती है। तो इस तरह का एक जहरीला वातावरण जो है बीजेपी जो बनाए हुए है कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप, सबसे बड़े गद्दार, इस देश के सबसे बड़े दुश्मन जेएनपीसी के आगे जो है कायरता वाला, भीगी बिल्ली वाला, और वो सारे पापों के लिए यानी देश को तोड़ना हुआ, चीनी सेना को भारत में घुसाना हुआ, चीन को इस देश की जमीन देना हुआ, सारे पापों के लिए उल्टे जो है
आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी उसको जो है उसको स्वीकारती है। ये चीज हमारे देश में किसी भी देशभक्त को नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बात जो है हमारे मोदी जी महोदय और बीजेपी वाले और बीजेपी की सिपहसाला अच्छी तरह से जान लें। तो वो मिश्रा जी जो पत्रकार जो मनीष ठाकुर जो यूट्यूब चैनल पर जो आते रहते हैं वो, तो उन्होंने बताया कि इन सब ने एक झूठ का ढिढोरा पीटा कि मोदी जी जो है अडानी और मानी की गोद में बैठे हुए हैं, उनका 10 लाख करोड़ का, मैंने बताया कि वही एनपीए का एक पोर्शन था, एक भाग था, जिसमें कि बैंक ने 10 लाख जो है वो राइट ऑफ किया, लेकिन उसमें से वसूली के लिए कैसे वसूल किया जाए उसके लिए भी एक संस्था बनी है। तो उसने जो है 6.5 लाख करोड़ का वो वसूल हो गया, 3.5 लाख करोड़ अभी बाकी। ये सच्चाई है। लेकिन इन सब बातों से जो सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि ये मुट्ठी भर जो है जीएनपीसी वाले, मुट्ठी भर जो है आपका ये कम्युनिस्ट वाले और भी वाले इस देश में इस तरह का झूठ का एक महल जो है वो खड़ा कर देते हैं। इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता जिसके आधार पर कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, इसलिए कि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ता और पदाधिकारी वो कहाँ चले जाते हैं कि इसे मैंने मुट्ठी भर जीएनपीसी के, मुट्ठी भर कम्युनिस्टों के झूठ के माहौल को ध्वस्त करने के लिए। अब इसके पहले तो इन सबों ने झूठ फैलाया ना कि मोदी जी ने सब बेच दिया, मोदी जी ने सब कुछ इस देश का बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कुछ बचा नहीं। इस झूठ के माहौल को, इस झूठ के अट्टालिका या भवन को, महल को ध्वस्त करने के लिए इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता जो है वो निकम्मे हो गए, अता पता है इनका नहीं है। तो इसी से पता चलता है कि उनके 12 करोड़ कार्यकर्ता वो देश के लिए नहीं है। वास्तव में देश में इतना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है और इनके 12 करोड़ कार्यकर्ताओं का अता पता नहीं है, तो वो देश के लिए है ही नहीं, सिर्फ चुनाव के लिए है। वो चुनावी मशीन है और वो किसी माने इतना झूठ अफवाह जो है जीएनपीसी के मुट्ठी भर और कम्युनिस्टों के मुट्ठी भर और भी मुट्ठी भर ये फैलाए हुए हैं। एक भी झूठ का प्रतिकार, एक भी जो झूठ के विषय में सच्ची बात देश के सामने लाने का बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं आते। और जीएनपीसी के आगे तो बिल्कुल कायरों की तरह, बिगी बिली की तरह, और जो जीएनपीसी के आगे कायर और बिगी बिली की तरह उनके बने हुए उनकी एक साजिश है। साजिश ये है कि कम से कम जो है जीएनपीसी के ऊपर से, राहुल गांधी के ऊपर से जो गद्दारी का पाप जो है धुलता रहे। तो प्रदीप सिंह जैसे लोग जरा देखें कि अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि मोदी महोदय इसे जो है किस तरह से इस गद्दार राहुल गांधी को की रक्षा कर रहे हैं, बचा रहे हैं। देश देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अब ये प्रदीप सिंह को दिखाई न दे, या बीजेपी वालों को दिखाई न दे, मोदी महोदय को दिखाई न दे, वो बात दूसरी है। तो मिश्रा जी वही पत्रकार लखनऊ वाले ये कह रहे थे कि मोदी महोदय ने तो कोई टैक्स माफ किया नहीं, वो तो एनपीए का हिस्सा था 10 लाख करोड़ का जो कि बैंक ने राइट ऑफ किया था। लेकिन इसे कांग्रेसियों ने, जीएनपीसी वालों ने अपने कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 के बीच 42.5 लाख करोड़ का टैक्स जो है जो इन सबों का टैक्स जो माफ किया है। यानी उसको लिखा है टैक्स फॉर गॉन, यानी इस टैक्स को देश ही भूल गया। तो टैक्स की चोरी करवाने वाले ये खुद ही हैं, ये जीएनपीसी वाले। लेकिन इसको भी वही जो कायरता वाला माहौल है इसे बीजेपी वालों का, मोदी जी का, ये कभी नहीं कहते। इसको कहने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा जो है पत्रकार, वो बोलेंगे।
तो अभी सवाल उठता है कि ये सारे तथ्य जो है, मैंने इसके जेएनपीसी कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ जो है उनकी मिश्रा जी की है? इनके जो बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता, इतने इनके पदाधिकारी, इतने इनके नेता प्रवक्ता, इतनी बड़ी सरकार और मोदी जी, यानी उनकी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं बनती है। लेकिन इस मुद्दे पर सतीश चंद्र मिश्रा भी खामोश थे। और सतीश चंद्र मिश्रा से भारतीय जनता दल का एक सवाल भी है कि सतीश मिश्रा जी जो है इस एनपीसी के वो 42.5 लाख करोड़ का उसने जो टैक्स माफ किया, फलाने माफ किया, यह तो बहुत क्या कहने की बहुत मिनिस्कुल, बहुत छोटी सी चीज है। जरा आप जो है कम से कम यदि आप इस तरह की भूमिका निभाना चाहते हैं तो इसकी जो 12 लाख से लेकर 13 लाख करोड़ की जो काला धन इसने जो जमा किया है लूट करके, उसका खुलासा करिए, तब जाकर के देश के प्रति जो है कुछ कर्तव्य होगा मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी। और कम से कम थोड़ा सा इनको धन्यवाद के पात्र भी हैं। ये पहले पत्रकार हमको दिखे भारत में जो कि इस कांग्रेस को इन्होंने गद्दार कहा, लेकिन बस एक ही बार गद्दार कहा और इसके बाद वो खामोश हो गए। बाकी तो कोई भी पत्रकार इस कांग्रेस को न तो गद्दार कहता है, न तो नेहरू को गद्दार कहता है, न तो मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार कहता। हाँ, कोई इस्लाम आस्था वाला वो मिल जाए, फट से उसको गद्दार करने में 1 मिनट की भी देरी सब नहीं लगाते हैं। इस मानसिकता से ये पूरे माहौल को चला रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं। ऐसे लोग हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जिस मानसिकता से ये सब काम करते हैं, चाहे उनके नेता, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, देखिए लंबा हो रहा है तो नमस्कार।